गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट की तैयारी को लेकर उसी वीडियो को क्रम में आगे बढ़ाते हुए, जैसे इंटरमीडिएट के गाइडलाइन को मैंने बताया था कैसे तैयारी करें, उसी में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज भी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक तरह सा भय का माहौल होता है। और जनरली ये देखा जाता है, जो पिछले रिजल्ट को अगर देखा जाए या आने वाले क्रम में अगर रिजल्ट को हम देखें तो पता चलता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा नुकसान झेलते हैं। क्योंकि मैट्रिक में किसी तरह का उनका अनिवार्य विषय नहीं होता और अनिवार्य विषय नहीं होने के कारण वो इसको पढ़ते नहीं है या ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहाँ आप पास हैं या फेल है उसका स्कोर आपके डिवीज़न में नहीं जुड़ता है। तो एक बड़ी समस्या ये हो जाता है कि वही बच्चे जब इंटर में आ रहे हैं, इंटरमीडिएट में आपको 100 नंबर की इंग्लिश एक तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है। जो 500 का पेपर होता है उसमें 100 नंबर की इंग्लिश भी, और मोस्टली बच्चे, अगर आप उर्दू नहीं रख रहे हैं तो मोस्टली बच्चे जनरली इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और इंग्लिश आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। इंग्लिश जो है वो अपने आप में स्कोरिंग है, लेकिन उनको बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर। बच्चों में एक भय होता है और उनको लगता है कि जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं तो उनके दिमाग में यह है कि हम पास कर जाएंगे, किसी तरह से हम ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो बाकी सब सब्जेक्ट को अगर वो फोकस देते भी हैं तो बाकी इंग्लिश को वो फोकस नहीं करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आती है। और आर्ट्स बैकग्राउंड्स के बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है इंग्लिश, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो है थोड़ा बहुत ध्यान देते भी हैं इंग्लिश को लेकर, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट के टर्मोलॉजी है वो जनरली इंग्लिश में आती है, बायो है, मैथ है या जो भी सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स के बच्चे बिल्कुल उसको छोड़ के निकल जाते हैं। तो यहाँ ये वीडियो का जो उद्देश्य है मेन, कि आप इंग्लिश के पहले सिलेबस को समझ लीजिए, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि हम उसकी तैयारी कैसे करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गेस भी देंगे इंग्लिश का, जो चांसेज है कि लड़ेगा, और बिल्कुल लड़ेगा अगर आप तैयारी करते हैं। नहीं तो आपको पास के लिए जो जनरली एक भय है, एक डर है कि इंग्लिश में जनरली बच्चे फेल हो जाते हैं, तो पास स्कोरिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। 100 नंबर की इंग्लिश का पेपर होता है, टोटल मार्क्स है ये आपको। टोटल मार्क्स 100 का है, जिसमें 2 भागों में बांट देते हैं। 50 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मीन्स ये आप रंगते हैं OMR सीट, पिछले वीडियो में बताया गया था। क्वेश्चंस आप करते हैं 100 में से कोई भी 50। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में आपको 100 देगा और उसमें आपको 50 करने होते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जो 50 हम करते हैं उसमें जो आपकी बुक है, बुक से जो पोर्शन आता है, लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो जनरली आपकी बुक से रिलेटेड कहानी से है, जो प्रोज है और पोएट्री है। और ये जनरली देखा जाता है जितना भी चैप्टर है उसके राइटर हैं। अगर आप याद कर लेते हैं, जो कि इजी है, हर बच्चे के लिए इजी है, आप उसके चैप्टर को और उसके राइटर को कर लेते हैं तो आपके 6-7 ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे ही आते हैं। कहानी अगर पूरी तरह से आपने सुन भी रखा है तभी आप ये ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पढ़ कर उसको समझ नहीं रहे हैं तो ये एक समस्या हो जाती है। तो इतना तो नॉलेज इंग्लिश का होना ही चाहिए कि आप क्वेश्चंस को रीड करें, देन क्या पूछ रहा है ये चीज़ को आपके अंदर डेवलप होना है या होना चाहिए। तो 20 से 25 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आपको ग्रामर पोर्शन से भी आता है, तो वो आपको सेकेंड पार्ट में आ गया है, मतलब 25 मार्क के चलिए, ये दोनों मिलके आपको। अब जो आपके बुक से आता है उसमें एक पतली सी बुक होती है जो 10 मार्क्स का उससे क्वेश्चन उठाता है। पतली सी जो बुक है, बिल्कुल जो आपकी मेन बुक है उससे अलग है वो बुक। मेन बुक जैसे रेनबो पार्ट 2 करके है 12th की बुक। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 11th से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, चाहे वो बुक्स है। ग्रामर तो खैर कॉमन है, ग्रामर की तो बात ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्टिव पैसे 11th में पढ़ना है तो आपको यहाँ भी पढ़ना है।
लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि 11th से भी क्वेश्चन आते हैं, चूँकि 11th और 12th का एग्जाम होता बोर्ड, तो ये ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल फोकस कीजिए अपने 12th की बुक को, और सारे क्वेश्चन जो हैं जो अभी पूछे जाते हैं वो 100% क्वेश्चन अगर बुक से आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन 12th के बुक से हैं। तो आपको 11th कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स को वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी जो मेन बुक है उसके बाद एक सब्सिडरी बुक आता है, पतली सी किताब है जो इंग्लिश के चीज़ों को समझाता है, जैसे ओल्ड इंग्लिश को हो, मिडिल इंग्लिश है, मेडाइवल इंग्लिश है, या फिर मॉडर्न इंग्लिश के बारे में है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को बता रहा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का क्या महत्व है, ग्लोबल भाषा के रूप में इंग्लिश का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें उसमें बताए गए हैं, टॉपिक वाइज बताया गया है। साथ ही साथ उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके राइटर कौन है, उसी तरह से मर्चेंट ऑफ वेनिस के राइटर कौन है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछता है। वो सारे ऑब्जेक्टिव वो 20 से 25 नंबर के मार्क्स में आते हैं। अगर क्वेश्चंस के पैटर्न को आप देखिएगा पिछले साल का, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और वो पूछता है हर साल, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मतलब अच्छे स्कोर लेने हैं तो इजी है एक तरह से। अगर आप मेन टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं तो आपका टोटल स्कोर जो है 90 का है, 90 में ही आप फाइट कीजिएगा। तो वहाँ पर भी अगर फोकस आप कीजिएगा तो आपका 10 नंबर ऐड होता है और कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ से 10 नंबर आते हैं, जिसमें से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव वहाँ से भी उठाते हैं। बाकी आपको सब्जेक्टिव में वो नंबर पूछता है। अगर 10 पूछ रहा है तो 5 मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछा, 5 आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया। ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात कर लें, जैसे 25 नंबर के अगर ग्रामर पूछ रहा है, इवन जो क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, तो 100 में आप ऑब्जेक्टिव में 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर का होगा लगभग, और 40 जो होगा वो आपके बुक से होता है। तो 60 अगर ऑब्जेक्टिव ग्रामर का है तो ग्रामर का वेटेज जो है ज़्यादा है, ग्रामर का मार्किंग ज़्यादा है। अगर ग्रामर आपका अच्छा है तो आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बुक अगर आप रीड करके गए हैं तब तो आप 50 में 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है जहाँ आप नंबर को स्कोर कर सकते हैं। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती नहीं है, फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं। जैसे द अर्थ के राइटर कौन है, बेंजे जो उसका मुख्य पात्र है उसके फादर कौन है, तो ये एक फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो अगर आपके दिमाग में पड़ा हुआ है तो आप आंसर उसको कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात कर लें तो ग्रामर पोर्शन में जैसे आर्टिकल्स पूछता है, ए, एन और द का प्रयोग, 3 नंबर 4 नंबर इससे ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको, जो इजी है अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ा है। नरेशन पूछता है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में कहा जाता है। तो नरेशन से क्वेश्चन आते हैं, 3, 4 नंबर 5 नंबर के नरेशन आते हैं। क्वेश्चंस अगर आप देखे होंगे तो क्वेश्चन देता है और उसके बाद आंसर ABCD में देता है, उसमें से क्या होगा। एक्टिव टू पैसिव देता है, एक्टिव पैसिव ये भी आपको पूछा जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन है और इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो प्रीपोजिशन भी आपको पूछता है मूल रूप से, तो इसको भी ध्यान देना है। इसके अलावे ग्रामर के अन्य कई ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे मॉडल वर्ब हो गया, एक्जुलरी वर्ब का पार्ट होता है। मॉडल वर्ब भी पूछता है, एक्जुलरी वर्ब भी पूछता है। तो मॉडल वर्ब और एक्जुलरी वर्ब जो होता है वो दोनों इससे पूछे जाते हैं। मॉडल वर्ब और एक्जुलरी वर्ब जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से और भी ऐसे पोर्शंस है, जैसे कि एरर्स फाइंड आउट करने की बात है, सेंटेंस कौन सा गलत होगा, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना होता है। जैसे 2 सिंपल सेंटेंस दे दिया कंजक्शन का यूज करके, एंड, बट, इफ़, ये सारे यूज करके उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के पैटर्न है, और इस पर भी एक गहराई से अगर अध्ययन किया जाए तो हम अच्छे स्कोर निकाल सकते हैं इंग्लिश में। तो मेन चूँकि यहाँ जो इस वीडियो का जो पर्पस है वो है पास, मतलब जो एक भय है बच्चों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में। शहरी क्षेत्र के बच्चे जो हैं CBSE बोर्ड के हैं या उस तरह के हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक अटैचमेंट होता है इंग्लिश के साथ, वो ट्रांसलेशन बना रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक पास करने के बाद वो सीधे चले आते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए और उनके पास कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। 2 सालों में वो उस मेहनत को नहीं कर पाते हैं या उनके अंदर वो इच्छा शक्ति भी नहीं होती इंग्लिश को लेकर,
जिससे कि वो 2 सालों में उसको कंप्लीट भी कर पाए। और इंग्लिश पढ़ना और समझना तो दूर की एक चीज़ हो जाती है वैसे स्टूडेंट के लिए। तो उसमें कम से कम वैसे बच्चे जो बेसिक रूप से जैसे आर्टिकल कर पा रहे हैं तो आर्टिकल में वो नंबर गेन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन उनका अगर सही है तो एक्टिव पैसिव को वो टैकल कर सकते हैं, नरेशन को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक ग्रामर का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ आपकी गहराई होनी चाहिए, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि हर नियम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नरेशन है तो उसके इंट्रोगेटिव पोर्शंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत गहराई से जानकारी होंगे तभी आप ग्रामर पोर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। लेकिन ये दिमाग में आप रखिए कि जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। मीन्स 50 नंबर में आपको पास होना है तो 15 नंबर आपको यहाँ गेन करने पड़ेंगे और 15 नंबर फिर उधर सब्जेक्टिव के होते हैं जो 50 नंबर के होते हैं जहाँ लिखने पड़ते हैं आपको। तो वहाँ पर भी आपको 15 नंबर निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और इसको आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 100 नंबर में जो दूसरा पोर्शन होता है वो है सब्जेक्टिव का, या जिसको रिटेन पोर्शन हम कर सकते हैं, जिसमें हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस अगर देखें, बहुत सारे बच्चों के लिए समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस कितने पूछते हैं और उनको कितना करना होता है। ये एक समस्या है। बच्चे कहाँ मार खाते हैं अगर देखा जाए, कुछ बच्चों को आता है, जैसे अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर किसी तरह के, तो वहाँ पर भी गाइडलाइन का थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है। आपको पढ़ा दिया जाता है, जस्ट बच्चों को अगर बोला जाए कि आप ये समरी रट लो तो बच्चे वो समरी जाके रट लिए हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहा है और वो हमको करना है कि नहीं करना है, ये एक सवाल है जिसको अभी समझा जाएगा। जैसे ये 50 नंबर का है तो 50 नंबर में पहला जो क्वेश्चन 1 होता है ये आपको एस्से होता है। ठीक है, 8 नंबर का ये पूछता है एस्से। 8 नंबर में वर्ड लिमिट को अगर बात करें तो 150 to 200 वर्ड में इसको आपको करने होते हैं। ठीक है, तो एस्से जो भी होगा वो 5 देगा, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में कोई एक आपको करना होता है, एनी वन। ठीक है, तो ये एक ऐसा पोर्शन है, अगर आप ग्रामर से जुड़े हुए हैं या खासकर एस्से पूछता कैसे है, तो 2-4 ऐसे एस्से होते हैं जो जनरली एक ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज वेल्थ, इस तरह के एस्से हो गए। कोविड-19 पर एस्से पूछा है जो करंट है। बिहार की समस्या से अगर कुछ है, जैसे वुमेन एजुकेशन को लेकर है, एजुकेशन एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो गया। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल वैसे हैं जो बार बार रिपीटेड है, जैसे पॉल्यूशन हो गया। तो एक ऐसे टॉपिक जो आप देख सकते हैं, तो इससे में मूल रूप से उन चीज़ों को पूछा जाता है और किसी एक पर आपको आंसर करना होता है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं। इससे चूँकि इंग्लिश कमज़ोर है तो इससे तो वो सोचते भी नहीं उस चीज़ को लेने के लिए। ये एक बड़ी समस्या है। इससे आप कीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा आपको इंटरमीडिएट की तैयारी में, कि आप लिखिए, क्वेश्चंस को छोड़िए मत। क्वेश्चन छोड़िएगा या पेज को छोड़िएगा तो समस्या बन जाएगी। आप एस्से को कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करके, जैसे हिंदी में सोच रहे हैं तो अगर ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसको लिखिए, अपने तरीके से ही लिखिए। जिस तरह आप हिंदी में सोच पा रहे हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश अगर आप कर पा रहे हैं तो ज़रूर लिखिए। और अभी भी समय है, अक्टूबर से भी अगर आप जागते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2 महीने में कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हैं। तो अपनी कलम में वो धार लाइए जिससे कि ये स्कोर हम बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो ये एक्सप्लेनेशन होता है। ये एक्सप्लेनेशन होता है 4 नंबर का, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1, 2, 3 और 4, एनी वन। इसमें भी कोई एनी वन होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए। ये जैसे पोर्शन जो होगा वो प्रोज है, ये पोर्शन प्रोज से आता है। प्रोज मतलब जी कहानी के रूप में आप जो पढ़ते हैं, जैसे द अर्थ को पढ़े होंगे, द आर्टिस्ट को पढ़े होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को आपने पढ़ा, तो वो कहानी का पोर्शन है। और उससे आपको
एक्सप्लेन बुक का ही लाइन दे देगा और उस लाइन को बोलेगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए, मीन्स उसको समझाइए वो कहाँ से लिया गया है। जैसे हिंदी में अगर हम बात कर लें तो हिंदी में जब हम उसको बोलते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हिंदी में उसकी व्याख्या करना होता है। गद या पद का कोई आपको सेंटेंस दे देता है और उसको बोलता है कि इसकी व्याख्या करें, तो आप क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग क्या होता है वो आप देखे होंगे। देन उसी तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर भी है। प्रोज जो कहानी है उसमें से 4 अलग अलग चैप्टर से सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्या कहना चाहते हैं लेखक, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में हम डालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्कोरिंग का विषय बताता हूँ कि आप स्कोर कैसे कर सकते हैं, 4 नंबर में नंबर कैसे ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी देगा तो हम कुछ लाइन तो अपने से जोड़ सकते हैं जो सभी में यूज कर सकते हैं। जैसे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2। ठीक है, ये सेंटेंस किसी भी एक्सप्लेनेशन में आप जोड़ सकते हैं, ये कॉमन है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2। देन इसी में आप एक और लाइन जोड़ सकते हैं, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आवर चैप्टर, अब वो नाम, चैप्टर का नाम। तो एक कॉमन, जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है वो भी ये सेंटेंस जोड़ सकता है। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कंपाउंड में लिख सकते हैं, एक ही सेंटेंस में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, नंबर गेन करना, टीचर को दिखाना कि हम लिख पाए हैं। तो अगर इस तरह से भी लिख रहे हैं आप तो आपको ये स्कोर बनेंगे। जहाँ 4 नंबर में आपको कुछ नहीं मिलने वाले थे, वहाँ आपको अगर टीचर काटेगा तो इस पोर्शन पर तो 1 नंबर देगा ही देगा वो। अब मान लीजिए कि समस्या है कि हमको पता ही नहीं है चैप्टर कहाँ है, तो हम यहीं फुल स्टॉप कर देंगे, उसके आगे हम लिखेंगे ही नहीं। ये उस समय करेंगे जब हमको ये नहीं पता है कि ये लाइन जिसका एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, वो किस चैप्टर का है, और जनरली एक समस्या हो जाएगी। अगर हम बिहार स्टूडेंट की बात करें, इंटरमीडिएट खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, तो एक बड़ी समस्या है कि उनको पता ही नहीं चलेगा, वो ग्रामर पढ़े नहीं है और इतना अच्छा उनकी इंग्लिश है नहीं कि वो चैप्टर को पढ़ें और उसके एक्सप्लेनेशन को लिखें। तो आप यहाँ फुल स्टॉप कर सकते हैं। ये आपको एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट है। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है, टीचर ने अगर ये देखा कि चलो ठीक है और टीचर ने यहाँ पर अगर नज़रअंदाज कर दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा। जनरली अगर टीचर सरसरी निगाह से भी देख रहा है तो अचानक वो नहीं जाएगा कि चैप्टर का नाम क्या है, और हो सकता है आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद के पोर्शंस को क्या लिखेंगे, जैसे ये तो मेरा स्टार्टिंग पोर्शन हो गया, उसके बाद के पोर्शंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ चेंज करके, अगर वैसे बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है, लिखना तो वो चाहिए जो पूछा जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। लेकिन अगर हमको नहीं पता है तो प्रोज में, जिसमें कहानियाँ होती हैं, प्रोज में हम जनरली उस लाइन को ही इस बॉडी में लिख देंगे, उस लाइन को ही लिख दिए। इतना तो आप कर सकते हैं। तो ये कम से कम ये हुआ कि आपने पेज भी भरा और कुछ ना कुछ आपका नंबर भी वहाँ मिलेगा। मीन्स 1 नंबर यहाँ आपने गेन किया, 1 नंबर मतलब टोटल 4 में 2 नंबर भी आपको आ जाए तो वो ऐसे नंबर हैं जो कहा जा सकता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मीन्स पासिंग मार्क की ओर हम जा रहे हैं। और ये एक बड़ी समस्या है उन बच्चों के लिए जो जनरली जिनका दूसरे सब्जेक्ट में 83 नंबर है, 85 नंबर है, उनके मार्क्स के सामने डी लिखा जाता है, डिस्टिंक्शंस, अब पता चलता है कि इंग्लिश में फेल है। कंपार्ट में जनरली जो बच्चे गए तो वो जनरली आप देखिएगा कि वो इंग्लिश में सब्जेक्ट में फेल थे। तो एक समस्या है। तो ये तरीका जो है जिससे आप एक रास्ता निकाल सकते हैं कि हम आगे की चीज़ों को ईजी कर लें उनके लिए। तो इतना आप कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन है जो 4 नंबर का आपको पूछता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मीन्स ये आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव है, अगर क्वेश्चन पैटर्न को आपने देखा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ये भी एक्सप्लेनेशन है और ये भी आपको 4 नंबर से पूछता है। इसमें अंतर क्या है, तो ये पोएम का पोर्शन है, कविता का पोर्शन है। इसमें भी आपको 4 देंगे और 4 में से कोई एक करना होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। इस चीज को भी हम लिखेंगे कैसे, तो दिस स्टेंजा, या स्टेंजा नहीं लिखने आ रहा है तो लाइन लिखिए, बहुत सिंपल आपको। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2। और उसके बाद एक और सेंटेंस उसी तरह जोड़ेंगे जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया। अब यहाँ अंतर क्या होगा कि ये पोएम का है, तो आप इस तरह से उसको लिखना है कि वो दिखे कि आप पोएम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक समस्या ये हो जाएगी कि आपका जो सेकेंड पैराग्राफ आपका होगा उसमें आप पोएम के पार्ट को लिख लेते हैं, तो चलिए एक नंबर अगर नहीं मिलने वाला है तो उससे बेटर है कि आपको नंबर मिल जाएगा। अगर ये जगह आप छोड़ देते हैं तो ऐसे भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। टीचर चूँकि मर्सी दिखाता है, दया दिखाता है, तो जगह आपने खाली छोड़ दिया तो उसका नंबर नहीं जाता है, उसका नंबर क्या देगा कोई। और टीचर ऐसा नहीं है कि आपको लिख कर आपको नंबर देने वाला है। तो अगर आपने जिस एक्सप्लेनेशन को उठाया है उसी लाइन को भी यहाँ लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। उसका नंबर आपको 1 या 2 नंबर, अगर मिनिमम भी 1 नंबर मिलता है, काम आपका निकल गया। जहाँ आप पहले से दिमाग लगा के बैठे हो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है हमको, वहाँ थोड़ा सा एक्टिवनेस, थोड़ी सी आपकी मेहनत जो है आपको एक पासिंग स्कोर की तरफ ले जा सकती है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाइएगा। अगर इंग्लिश का नॉलेज है तब तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, तब इस तरह की चीज़ें आपको करना भी नहीं है और इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत भी नहीं है आपको। लेकिन ये मूल रूप से उनके लिए है जो इस तरह की चीज़ों को देखें और समझें, और खासकर उनके दिमाग में रहे कि नहीं हम ये चीज़ें करके भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है लेटर पोर्शन से आपको पूछता है। ये लेटर पोर्शन है। लेटर पोर्शन में एप्लीकेशन जैसे 2 आपको देंगे, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जैसे एक एप्लीकेशन अगर दे रहा है छुट्टी के लिए या फिर अपने बड़े भाई की शादी की छुट्टी के लिए, इस तरह की एप्लीकेशन है, हेडमास्टर को लिखिए समथिंग, तो एप्लीकेशन अगर दे रहा है तो और करके भी एक देता है। मीन्स एक आपको इसमें अगर और करके दिया तो एक और देगा। अपने फादर को लेटर लिखिए, अपनी बड़े भाई या इस तरह की चीज़ों को, तो ये 2 में से आप कर सकते हैं। 2 में से कोई एक आपको करना होता है और ये 5 नंबर का होता है लेटर, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको लेटर लिखने में प्रॉब्लम है तो कम से कम उसके फॉर्मेट को समझें। फॉर्मेट कहने का मतलब ये है कि अगर एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन जैसी चीज़ इसमें पूछ रहा है तो टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम या जगह, इतना तो फॉर्मेट आपको पता है। अगर ये भी आप लिखते हैं तो वहाँ टीचर और बीच के बॉडी में अगर कुछ भी आप लिखते हैं, कुछ भी एक लाइन होता है आई विश टू स्टे दैट, तो ये सारी चीज़ें अगर रट लेते हैं या 2-4 लाइन, कुछ घंटों की मेहनत जो है आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकती है। तो इस फॉर्मेट में भी आप 1-2 नंबर या 1 नंबर तो गेन कर सकते हो उस फॉर्मेट को सिर्फ लिख कर। जरूरी नहीं है कि पूरा लेटर आप लिखिए। लेटर वैसे लिखना है तो वैसे स्टूडेंट जो इसको लिखना चाहते हैं लिखें, लेकिन लेटर को ऑलवेज छोटा करके लिखिए। जितना आप बड़ा सोचिएगा लिखने का उतनी गलतियाँ होंगी, उतने नंबर आपके कटेंगे। तो ये दिमाग में रखिए कि लेटर हमको छोटा लिखना है, अपने बात को, अपने
चीज़ों को रख देना है, लेकिन कम शब्दों में। फॉर्मेट उसका सही होना चाहिए। फॉर्मेट को एक बार जरूर देख लीजिए, लेटर के जो फॉर्मेट होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के, उसके फॉर्मेट को भी आप ध्यान में रखिएगा, तो आप लेटर से 1 या 2 नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं, लेकिन 1 नंबर भी मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टर डोज है पासिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है वो एक ऐसा पोर्शन है जो बुक से रिलेटेड होते हैं। मीन्स इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बुक से, और एनी 5 इसमें से आपको करने होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है, 10 में कोई 5 करने होते हैं, और 2 × 5 मतलब हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होगा, तो ये टोटल पोर्शन आपको 10 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं किससे हैं, तो आपके प्रोज और पोएट्री के। अगर पोएट्री भी आपने पढ़ा है, जैसे सोल्जर को आपने रीड किया है, तो उससे भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं। आंसर कितने में देना होते हैं, तो 40 से 50 वर्ड में आंसर आपको करने होते हैं उस पोर्शन को। ठीक है, तो बहुत कम शब्द होते हैं, मीन्स 1, 2, 3 लाइन ये आपका है। अगर आप 3 लाइन लिखते हैं या 2 लाइन भी लिखते हैं तो आपका आंसर फुलफिल हो जाता है। अब लंबे क्वेश्चंस इसमें नहीं स्कोप है, तो आपको लंबा कुछ डालना नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए द अर्थ का हमने समरी लिखा है, और ऐसा क्वेश्चन जो हमको मिल जाता है कि द अर्थ से ही क्वेश्चन है, बेंजे मिल गया, जॉनसन मिल गया, तो अर्थ की समरी का 2 लाइन वहाँ डाल देंगे उस आंसर के सामने। जैसे अगर इसमें से क्वेश्चन नंबर बी है और वो बेंजे जैसा कुछ उसमें मिला हमको, तो हम अर्थ की समरी का कुछ पोर्शन उसमें डाल लेंगे, या एक तरह से लिख सकते हैं। ये लॉजिकल नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि इससे आपका नंबर अच्छा हो जाएगा या नॉलेज अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है। मेरा प्रयास ये है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाइए, जो फेल होने वाली समस्या है उससे बचिए। और इस समय बहुत सारे बच्चे अभी इस समय की कंडीशन में हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे जो अभी भी सुसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में है, जाग रहे हैं फिर सो रहे हैं, फिर जाग रहे हैं फिर सो जा रहे हैं। तो पर्व त्यौहार का मौसम में उनको लगता है कि सारा चीज़ घूमने फिरने में ही है, और इस तरह की चीज़ें उनके अंदर नहीं है। तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ है कि आप अगर ये कर लेते हैं थोड़ा बहुत भी, अगर आपने समरी किसी चैप्टर का, चाहे पोएट्री का है, सोल्जर का, अगर कोई आपको मिलता है क्वेश्चन और ऐसा लगता है, तो आप उसको वहाँ यूज कर सकते हैं, इससे आपके नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन में से 2, 3 भी कर दिया, अगर 1-2 नंबर यहाँ निकाल लेते हैं, तो आपका पासिंग की तरफ एक और स्कोर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पोर्शन जो है सब्जेक्टिव का काफ़ी माथापच्ची वाला है, और यहीं बच्चे फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन नंबर 6 का जो फंडा है, या क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, वो जनरल यही होता है कि हमको करना है, तो वो खासकर इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए है क्या ये। तो इसमें होता क्या है कि पूछता है एनी 3, कोई भी 3 करने होते हैं आपको इसमें से, और ये ए बी करके A, B, C, D, E और F इस तरह से करके ये 6 आपको देता है। ठीक है, तो 3/5 = 50 नंबर का ये होता है। करना है आपको कोई 3 ही। अब जैसे ए में क्या पूछ रहा है, तो समरी, मान लीजिए समरी किससे पूछा, तो प्रोज से। प्रोज मतलब जो कहानी है आपकी किताब की। तो मान लीजिए कि इसमें 3 आपको दिया, द अर्थ दे दिया, उसी तरह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दे दिया, और कोई भी एक और चैप्टर, जो कि भारती इज माई होम ले लीजिए, पिंच ऑफ स्नोफ ले लीजिए, ये सब कोई एक चैप्टर आपको दे दिया। ठीक है, तो 3 में से कोई एक आपको करना होता है इसमें। तो बच्चे जनरली ये देखा जाता है, टीचर भी रटवा देते हैं,
इंग्लिश में जनरली बच्चों को ये रटवा दिया जाता है कि समरी तुमको करना है। ये समरी गेस भी कर देते हैं कि पिछला साल ये पूछा है तो इस साल नहीं पूछेगा, और इस साल पूछा है तो देन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए ऐसा। तो बच्चे एक रटंत विद्या के अंतर्गत समराइजेशन को या समरी को रट लेते हैं। तो समरी अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह बी में आपको समरी ऑफ पोएम का होता है। तो इसमें भी 3 होता है। मान लीजिए सोल्जर पूछा और उसी तरह से फेयरहैम या एपिटेप या इस तरह से 3, तो इसमें भी कोई एक करना होता है, 3 में से कोई एक, यहाँ भी 3 में से कोई एक। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा ए कर रहा है, अगर उसका समरी अच्छा है तो बी भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ है कि 2 क्वेश्चन जो कर लिया इस पोर्शन में से। क्वेश्चन नंबर 6 एक ऐसा पोर्शन है जहाँ लालच बनता है स्टूडेंट का। लालच बनने का कारण क्या है वो बताते हैं। एक तो समरी जो बच्चे रट लेते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है, ठीक ठाक इंग्लिश है, वो भी समराइजेशन को रट लिए और समराइजेशन वहाँ लिख सकते हैं। तो एक चीज़ टूटी फूटी इंग्लिश में वो रट लिए और कर लेते हैं ऐसा। तो ये आपका है लालच का मेन फैक्टर। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी अगर ध्यान से अगर देखा जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सी की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई और एफ की बात कर लें। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सी में मैच दे दिया, मैच देता है, और मैचिंग कहाँ से होगा? तो प्रोज में। जैसे मैचिंग इधर अगर लेसन का नाम दिया तो इधर राइटर का नाम होगा, ऑथर का नाम होगा, और ये आपको मैच करना होता है। ये भी 5 नंबर का होता है। तो ये बच्चों के लिए इजी होता है, क्योंकि बच्चे चैप्टर का नाम और राइटर का नाम तो मैच कर लेते हैं। तो अगर मैच है तो वो आपको मैचिंग 2 तरह का देगा, एक तो प्रोज से देगा, तो प्रोज से आपका मैचिंग है, ये आपके लिए लालच वाला है, आपने ये किया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर इसको कर लिए तब तो 3 आपका पूरा हो गया। जब 3 पूरा हो गया तो इस पोर्शन में फिर आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन होता क्या है आपके साथ प्रॉब्लम कि बाकी पोर्शंस को अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक आते हैं तो वहाँ पर एक टफ या लगता है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि 6 में ही सारा आंसर को कर दें। क्योंकि 6 में ट्रांसलेशन भी आपको पूछता है, मैचिंग अगर पूछा तो ट्रांसलेशन भी यहाँ पर है। ट्रांसलेशन अगर है तो ये 8 नंबर का 5 नंबर का पूछता है, जिसमें 8 में से कोई 5 करना होता है। तो 8 में से कोई 5 करना है। ट्रांसलेशन बहुत टफ नहीं होते हैं, हमें ये काम करना चाहिए, वह वहाँ जाता है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, समथिंग दैट। तो अगर इस तरह के ट्रांसलेशन है तो बच्चे को लालच आता है और वो इसको भी कर देता है, सी के साथ डी भी कर दिया है, तो उसको लग रहा है कि वो कर रहा है तो वो नंबर उसका गेन हो रहा है। तो फंडामेंटल ये चीज़ है, आपको ये समझना होगा कि यहाँ आपको 3 ही करने हैं। टीचर कोई भी 3 ही चेक करेगा, आप कितना भी करके आ जाइए, और 15 नंबर का ही है। तो ऐसा नहीं है कि 15 में टोटल आप 15 नंबर वहाँ गेन कर लीजिएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो आपको ये पोर्शन में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके बिल्कुल सूटेबल हैं, बिल्कुल सही लग रहे हैं, और कोई 3 पोर्शन को ही आपको करने हैं। जैसे मैच फिर देगा, अगर मैच दे दिया फिर तो कोई भी हम मैचिंग, ये जैसे पोएम से दे देगा, तो पोएम से अगर मैचिंग है मेरा तो बिल्कुल हम, जैसे इसमें भी एक तरफ आपको पोएम का नाम होगा, दूसरी तरफ उसके कंपोजर का नाम या पोएट का नाम होगा, तो ये हम मैचिंग देखेंगे। ये मैचिंग कर सकते हैं, अधिकतर स्टूडेंट जो हैं इस मैचिंग को कर सकते हैं। तो इस मैचिंग को करते समय ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2 मैचिंग मेरे पास है मैच करने के लिए, और 2 मैचिंग अगर हम कर रहे हैं तो सी और ई को अगर हम कर लिए तो 10 नंबर मेरा हो चुका है, जो कि इजी होता है। और ये आप कर सकते हैं, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम अगर आपको दिमाग में है, जो ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा हर जगह, तो ये तो आप कम से कम याद कर लीजिए। तो आप 2 मैचिंग कर लिए तो 10 नंबर यहाँ आपके बन गए, 10 नंबर यहाँ बन गए। तो कोई एक अब करना है आपको फिर को, मीन्स अगर आपने सी और ई को कर लिया है मैचिंग में तो ट्रांसलेशन कर लीजिए, अगर थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन आते हैं तो अगर इसमें कर लेते हैं तो ये आपका स्कोरिंग हो गया। 3 ही करना है। और जो लास्ट होता है, जैसे पतली वाली जो बुक बोले,
तो ओल्ड इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन देगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन देगा, 2 में और करके देगा, कोई एक करना होता है। 5 नंबर का होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इंग्लिश का महत्व, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। तो उस पोर्शन से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो मान लीजिए सपोज हमने वो बुक नहीं पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हमने तैयार भी किया या छोड़ भी दिया एक तरह से, तब भी यहाँ हमको उस बुक की तो ज़रूरत अभी नहीं पड़ी स्कोरिंग के लिए, क्योंकि अगर आपको 5 में भी, वैसे 6 है, अगर उस पोर्शन को हम छोड़ देते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश से रिलेटेड है या इंग्लिश से रिलेटेड है, तो 5 में भी आपको कोई 3 ही करने हैं। तो अगर आप समरी करके गए तो 2 समरी आप कर सकते हैं पोएम या पोएट्री का, या एक समरी आपको पोएम या पोएट्री में याद है प्रोज में, तो वहाँ कर सकते हैं, और मैचिंग तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ आपके अच्छे नंबर गेन होते हैं। तो ये तरीका है जिससे हर बच्चा जो है कम मेहनत से थोड़ा अच्छा नंबर निकाल सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक इंग्लिश फोबिया जैसी चीज़ें हैं ना बच्चों में, तो उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ बच्चे ध्यान दें, इस पोर्शन को समझाने के पीछे यही मकसद है। पिछले साल के रिजल्टों को गत कुछ वर्षों के अगर रिजल्ट को देखा जाए तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है यहीं फंस जाते हैं, और वो आके बोलते हैं कि मैंने लिखा है, मैंने तो बहुत कुछ किया है सर, मैंने लिखा, लेकिन मैं, तो ये मैंने लिखा वाला जो हाल है ना, यही है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपने खूब लिख लिया, लेकिन वहाँ आपको लिखने की जरूरत क्या थी? 3 ही थी ना, तो 3 में से आपको करना था, 6 में से 3 करना था, आप करके आए 5, क्या फ़ायदा? क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि सारा चीज़ ईजी है तो हम कर सकते हैं, मैचिंग ईजी मिलता है, तो मैचिंग कर लिए, ट्रांसलेशन कर लिए, समरी भी वहाँ डाल दिए, तो क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए वहाँ 3 ही कीजिए, और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उस पोर्शन में तो ज़रूरत नहीं है, अगर मैचिंग वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, ये लास्ट पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पैसेज पूछता है, पैराग्राफ, पैसेज या प्रीसीज। तो प्रीसीज जो होता है ये आपको 4 नंबर के होते हैं। पैसेज क्या है? जैसे आपको लिखा हुआ दे दिया एक कहानी या कुछ पार्ट, किसी भी वाक्य का 10 लाइन या 15 लाइन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, ये इजी होता है। आप 9th 10th में भी ये किए है, बोर्ड में भी ये पूछता है। तो जनरली पैसेज जो है या पैराग्राफ, पैसेज जो है वो जनरली आपको पूछता है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं और टूटी फूटी, मतलब नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा शब्द कुछ मिल जाता है जिससे हम मैचिंग यहाँ से लाइन उठाकर सीधे आंसर में ही डाल दें उसको, तब भी हम उसको कर सकते हैं। जनरली बच्चों को ये टैक्टिस मालूम होती है कि उनको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता, ऐसा कोई शब्द वहाँ मिल गया तो वो सब पूरा लाइन ही उठा के वहाँ डाल देते हैं, जो कि सही नहीं है। आंसर का तरीका तो ये होना चाहिए कि उसको रीड करें और आंसर अपने शब्दों में दें, लेकिन प्रॉब्लम है। तो ये आप कर सकते हैं, पैसेज वाला जो पोर्शन है ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 क्वेश्चन दे रहा है तो अब वो सारे वहाँ रीड करना है और उसको पूछना है। वहाँ अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए पैसेज बच्चे नहीं करना चाहते और वो प्रीसीज को करना चाहते हैं, संक्षेपण, तो और करके देता है, और करके संक्षेपण होता है। संक्षेपण में होता क्या है कि आपको जैसे पैराग्राफ दे दिया और उसको पढ़ के उसको कम लाइनों में सुटेबल टाइटल के साथ लिखना होता है। वो सारा बटा उसमें लिखा होता है कि विथ सुटेबल टाइटल। तो अब इसको करना कैसे ये जान लीजिए। संक्षेपण का नियम जो है वो बता देते हैं। पहले तो हम काम करते हैं कि उसको गिन लेते हैं, उसके वर्ड को गिन लेते हैं, जो कि दिया नहीं रहता है, नंबर ऑफ वर्ड्स आपको नहीं दिए रहते हैं। तो मान लीजिए कि ये 90 वर्ड है, एक तरह का उदाहरण, 90 वर्ड है टोटल, और इसका संक्षेपण करना है। तो स्टैंडर्ड ये है कि इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं, 30 वर्ड्स। तो आप जब क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा तो ये ध्यान में रखिएगा, उसमें सुटेबल टाइटल्स को भी बात करता है। तो सुटेबल टाइटल्स मतलब ये हो गया कि अगर संक्षेपण में हम टाइटल का यूज कर रहे हैं तो टाइटल के लिए भी अगर 2 वर्ड खर्च कर रहे हैं या 3 वर्ड यूज कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम संक्षेपण पूछ रहा है या लिखा हुआ है, तो उस विषय का मेन टॉपिक जिसके बारे में है उसको टाइटल के रूप में डालते हैं और उसको भी मेन वर्ड में गिनेंगे, 30 वर्ड में उसको हमको करने होते हैं।
और जो 28 वर्ड आपके पास बच गया, मान लीजिए 2 वर्ड हमने यहाँ खर्च कर दिए, तो 28 वर्ड के आसपास आप यहाँ उस चीज़ों को लिख देते हैं कि कैसे क्या है। नियम तो ये है कि अपने शब्दों में उसको लिखिएगा तभी आप कर पाइएगा, लेकिन नहीं भी समझ में आ रहा है, मेन चीज़ को उसके पोर्शन को उठा के हम लिख सकते हैं। उसी के पोर्शन में से उठाकर अगर लिख दिए, लिखने के बाद लास्ट में आप लिखिएगा टोटल वर्ड। टोटल वर्ड अगर 30 में है आपको, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30 वर्ड आया तो हम 31 नहीं जा सकते, 32 नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आसपास 29 भी आप आ सकते हैं, 28 भी आ सकते हैं, 30 अगर वर्ड में है तो ये लगभग आप करोगे तो ये आप पोर्शन कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक करना होता है, ये भी आपके लिए ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों करने लगे। बहुत सारे बच्चों को इजी होता है पैसेज, तो पैसेज कर लेते हैं। प्रीसीज अगर आप पढ़े हैं तो भी इजी है, तो भी कर सकते हैं। तो कोई एक ही करना है, नंबर किसी एक का ही मिलेगा, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। मीन्स यहाँ पर भी आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर 1 या 2 नंबर भी आप आते हैं तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए कि आप सब्जेक्टिव में फेल तो नहीं होइएगा। फेल बच्चे जनरली जो होते हैं वो सब्जेक्टिव में ही देखने को मिलते हैं। मीन्स एक सिंपल थ्योरी लिया जाए, जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें हम मिनिमम 1 नंबर ला सकते हैं। एक उदाहरण ऐसे है तो आप 2 नंबर भी ला सकते हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो आप 8 नंबर ला सकते हैं, 7 नंबर ला सकते हैं, जो भी आपका कैपेबिलिटी है। इसमें एक्सप्लेनेशन में हम 1 ही नंबर लेके आए, 2 नंबर लेके आए, अपने लिखने के तरीके पर है हम कैसे कर सकते हैं। इसमें भी हम 1 ही नंबर की लालच करते हैं, मिनिमम स्कोरिंग हम कर रहे हैं। आपको हम मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको पास कर लेना है। ये लेटर है तो इसमें भी हमने 1 ही नंबर के लायक लिखा। तो 4 में से एक भोदू स्टूडेंट है जिसको घोचू बोल सकते हैं, तो वो भी 4 नंबर तो ला ही सकता है, अगर वो थोड़ा सा इंग्लिश को समझ रहा है, चीज़ को मतलब लिख रहा है। तो नहीं भी समझ रहा है तो लिख रहा है, रुकना नहीं है उसको। इस वाले पोर्शन में भी अगर आप 1 या 2 नंबर गेन कर सकते हैं, मान लीजिए 1 ही नंबर आया, हम ज़्यादा की लालच नहीं करते हैं। हाँ, अब आपको फाइट कहाँ करनी है? 6 वाले में। मैचिंग अगर 2 दे दिया तो मैचिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको बने। अगर आपने राइटर और उसके चैप्टर को दिमाग में रखा है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको करना है, यहाँ भी करना है, अगर 2 मैचिंग आपको आ गया तो 10 नंबर तो यहाँ मिनिमम आपको बनेंगे, अगर सही मैचिंग आपने लगा दिया तो ये पोर्शन जो है आपको कहीं ना कहीं एक वो है जो आपको मुसीबत से बाहर निकालता है। तो यहाँ अगर मैचिंग आप कर लेते हैं, ट्रांसलेशन इवन इजी पोर्शन आता है इसका, या समराइजेशन ही आपको समरी ही याद है प्रोज या पोएट्री का, तो भी आप कर सकते हैं। एक आपको आ गया तो देन 5 या 5, 10 नंबर यहाँ भी। तो इस तरह से यहाँ हम मान के चलते हैं कि 11 से 12 नंबर आप गेन कर सकते हैं। ये है ऐसा पोर्शन, इसमें लिखना नहीं है, मैचिंग आ गया और मैचिंग तो आना ही आना है। तो आप बस याद क्या करना है, राइटर चैप्टर और लिख दीजिए उसके सामने, उसको मैच करके आंसर में आप कॉपी में लिखिए। तो यहाँ आप 10 नंबर, बहुत कम भी स्टूडेंट, चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जो 10 ही नंबर लेके आया, उसने तीसरे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नंबर गेन नहीं किए, तो अब इसको भी जोड़ लीजिए और इसमें आप मान लीजिए कि 1 या 2 नंबर ही लेके आए। अभी पासिंग के लिए 50 में हमको कि जो चाहिए नंबर वो 15 है। 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 पास है आप, तो आप फेल कहाँ हैं फिर? तो अगर ये भी तरीका आप अपना रहे हैं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप पास हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा भय और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप अगर समझ रहे हैं, मतलब ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल नहीं इंग्लिश जानता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप आगे तक जा सकते हैं इसमें स्कोरिंग के लिए। इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस आपके समझने का फेर है, और आप समझ जाते हैं तो वो आपको हिंदी से भी ईजी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिहार बोर्ड के बच्चों को और खासकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए एक भय है, एकदम भूतहा फिल्म की तरह, जिसको वो देखना तो चाहते हैं लेकिन अकेले देखना नहीं चाहते हैं। डर लगता है, बंद करके छोड़ देते हैं। टीचर परेशान कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो एक समस्या है। अगर इस तरह से आप इंग्लिश को फोकस करते हैं
तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके कंप्लीट हो सकते हैं और यहाँ आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और मिनिमम पास आउट तो कर सकते हैं। तो ये पास और फेल का जो डर है उसको हटाइए और इंग्लिश को थोड़ा अलग नज़रिए से पढ़िए। अभी भी वो समय है आपके पास कि आप अभी भी तैयारी में लगते हैं इंग्लिश के, तो आप इंग्लिश के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आप समस्या क्रिएट होंगे, आप आराम से पास कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी, रणनीति को बदलने की ज़रूरत है और रणनीति सही होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, ट्रांसलेशन पर फोकस कीजिए। जैसे अगर कोई भी चीज़ है आपके दिमाग में आ रहा है बट वर्ड पावर की कमी है या ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो चीज़ आप लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास है, दिस डैट, दिस इज़ ए गर्ल, दिस इज़ ए बॉय, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाइए और इंग्लिश के आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिए। कॉपी खाली मत छोड़िए, कॉपी पूरा भरने का प्रयास कीजिए, कुछ भी लिखें। अब मैं एक लास्ट जो ट्रिक होता है वो बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमको कुछ भी नहीं आ रहा है और एक पैराग्राफ ही हमको करना है, कहीं आंसर ही डालना है, एक समरी ही लिखना है हमको किसी का, तो समरी लिखते समय अगर हमको समरी याद नहीं है, द अर्थ की समरी पूछ दिया या द सोल्जर की समरी पूछ दिया, तो ये तो हम लिख सकते हैं कि द सोल्जर इज रिटेन बाय या कंपोज्ड बाय फला, इतना तो हमको याद होगा। और उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन नंबर 7 में जो पैराग्राफ है उसी को ले जाके बॉडी में वहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। पैराग्राफ को लिख दिए तो कुछ तो आप लिखिए ना भाई, अच्छी तरह से उसको पैराग्राफ चेंज कर लिखते हैं और देन छोड़ दीजिए। चूँकि गलत तो आपने किया ही है, तो आप थोड़ा सा भाग पर भी छोड़ दीजिए कि हो सकता है टीचर को ऐसा स्टार्टिंग में लगे, टीचर अगर नज़रअंदाज कर दे, उसको नहीं चेक करे, तो कहीं ना कहीं कुछ नंबर आपको मिल सकते हैं, 1 या 2 नंबर तो मिलेंगे ही वहाँ पर। तो ये भी काम कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे कि एज ए टीचर तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ये बच्चे करें, लेकिन जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें तो वो आप यूज कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर पासिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको भय या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश है, इसको थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखिएगा तो आप कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं उनकी इंग्लिश भले कमज़ोर होती है, लेकिन आपको बता दें कि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये बच्चे मेहनत करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा होता है। तो वो बच्चे आप ही हैं, वो स्टूडेंट आप ही हैं और आप में वो कैलिबर है कि आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। लास्ट चांस मान के इंटर की तैयारी में लग जाइए, अपने को झोंक दीजिए और ऐसे झोंकिए कि कुंदन बन के निकलिए। जब रिजल्ट आए तो सारी चीज़ दिखाई दे कि नहीं आपने 2 महीने में ही इस रिजल्ट को बदल दिया। जिस तरह अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, खेला होइबे 19 को खेला होइबे गुठनी में, तो उसी तरह से आपका भी खेला होइबे। खेला जब होइबे तो रिजल्ट एकदम चमत्कारिक होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक। इसमें भी मैं इस पेपर का भी मैं आपको टॉपिक वाइज गेस दूंगा और उसके चांसेस हैं कि लड़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।